नमस्कार। जिंदगी वही है जो हम आज जी लें, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। जी हाँ, इस खूबसूरत थॉट के साथ मैं अर्पिता और मैं दिव्या आप सभी दर्शकों का बिहार बिहार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि हमारी जो जिंदगी है इसे हमें आज ही जीना है। कई बार हम लोग बहुत सारी दिव्या प्लानिंग करते हैं कि कल हम ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, लेकिन आज को हम थोड़ा मिस कर देते हैं। तो बिहार बिहार में हम अपने दर्शकों से ज़रूर चाहेंगे कि आज की अपनी प्लानिंग ज़रूर सोच लें और आज आपको खुश कैसे रहना है, अपने सभी कामों को कैसे एक्टिवली पूरा करना है, उसकी एक डिटेल ज़रूर तैयार करें। जी बिल्कुल अर्पिता, हमें अपने दिन की शुरुआत हमेशा ही मोटिवेटेड रहकर करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर रोज़ कठिनाइयाँ आती है, हमें उसे निपटना होता है। कभी भी अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए हम हर रोज़ अपने दर्शकों के लिए अनमोल वचन लेकर आते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही किया है हम लोगों ने, और आज जिस व्यक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिनके अनमोल वचन को हम सुनाने वाले हैं, वह खुद में एक उदाहरण है, एक महान शख्सियत रह चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। आइए देखते हैं उनका अनमोल वचन। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। योग, प्राणायाम, ध्यान बनाए हमारे जीवन को बेहद आसान। चिंता है, फ्रस्ट्रेशन, तो ज़रूर कर ले मेडिटेशन। जी हाँ, ये थॉट है जिसको लगातार हम आपके सामने रखते रहते हैं और इसीलिए हम इस तरह के तमाम कार्यक्रम के जरिए आपको बताते रहते हैं कि स्वस्थ कैसे रहना है और योग क्यों करना ज़रूरी है। दिव्या, क्या कहती हो, प्रोग्राम में अब आगे क्या कुछ लेकर आई हो खास? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले अर्पिता, अगर हमारे मन में कोई भावना आता है या फिर हम कुछ सोचते हैं, अपने विचार को कैसे व्यक्त करते हैं, या फिर आप चिड़चिड़ा जाती होंगी, बिल्कुल, या फिर अपने शब्दों में बयां करती होंगी। लेकिन हमारे साथ आज हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो अपनी भावनाओं, अपनी विचार, अपने थॉट को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हमारे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सुनील कुमार चौधरी जी। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, बहुत खूबसूरत चित्र आप बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मन कर रहा है कि मैं ये जानूं समझूं कि आप किस तरह की पेंटिंग करते हैं। मधुबनी पेंटिंग हो गई, वारली पेंटिंग हो गई, कई तरह की पेंटिंग्स के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर किस तरह की चित्रकारी करते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। बिहार बिहान के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। मैं एक्चुअली मेरी जो एकेडमिक शिक्षा हुई है वो तो स्कूलिंग मेरी भागलपुर से हुई है। उसके बाद 12th के बाद मैं पटना आर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया। तो एडमिशन पटना आर्ट कॉलेज में तो हमें एकेडमिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनके बाद आप जब शिक्षा लेते हैं, स्किल डेवलप होता है, उसके बाद आप अब्स्ट्रैक्शन की ओर जाते हैं। चूँकि मैं बेसिकली भागलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो फोक एंड ट्रेडिशनल जो भागलपुर की जान है, जो भागलपुर की आस्था से जुड़ी हुई है, फोक ट्रेडिशनल आर्ट, मंजूसा, वो भी मैं करता हूँ। अपने ऐसे में बहुत सारे मीडियमों में काम किया है। आपने अभी देखा भी, मैंने स्कल्पचर भी किया है, ड्राइंग भी किया है, पेंटिंग भी किया है, मूर्त भी किया है, अमूर्त भी किया है, सभी सारी विधाओं में काम किया है। यानी कुल मिला के सुनील जी आप ऑलराउंडर हैं, आपने सभी क्षेत्र में अपना हाथ अपनाया है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप बता रहे हैं आप भागलपुर से आते हैं, आपने मंजूषा पेंटिंग को काफ़ी समय दिया है, तो मंजूषा के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप पेंटिंग कैसे, जैसे हमारे बिहार में मधुबनी पेंटिंग भी है, टिकुली आर्ट भी है, तो मंजूषा कैसे इन सभी पेंटिंग से अलग है? सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि बिहार जो ये बहुत कल्चरली और सांस्कृतिक बहुत ही रिच है। आप हर एक रीजन में जाएंगे तो मिथिला क्षेत्र में जाएंगे तो आप मधुबनी देखेंगे, भोजपुर के क्षेत्र में जाएंगे तो भोजपुरी देखेंगे, यहाँ की टिकुली पेंटिंग देखेंगे। उसी तरह अंग प्रदेश की एक पेंटिंग है मंजूषा कला, जो और सब कला से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं कलर्स की। आप थॉट्स के जो टॉपिक्स होते हैं, ये बिल्कुल ही लोक गाथा पर ही निर्भर है। मैं चाहूँगी आप विस्तार से बताएं, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप मंजूषा पेंटिंग लेकर आए हैं और इसमें कई, मतलब स्पेशली आपने 3 कलर्स का ही उपयोग किया है, जैसे ग्रीन हो गया, हरा, लाल, पीला। तो दर्शकों को इन पेंटिंग्स के वो दिखाइए और बताइए कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या होती है। जैसे आपने बताया थॉट प्रोसेस होता है, स्टोरी होता है। आप ये पेंटिंग देख सकती हैं। इस पेंटिंग में आपने बिल्कुल देखा मैम कि इसने 3 रंगों का प्रयोग है, पीला, गुलाबी और हरा। ये 3 रंग का प्रयोग
ही होता है मंजूषा पेंटिंग में बेसिकली। अभी बहुत सारे लोग इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, इसके शेड्स के साथ भी खेल रहे हैं, लेकिन इसका जो थॉट होता है, जो थीम होता है, वो हमारी बिहला बिसहरी एक गाथा है, लोक गाथा है, वहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसा टेल्स हम अपने दादी नानी पूर्वजों से सुनते हुए आ रहे हैं कि इसकी पीछे एक कहानी है। ये आंध्र प्रदेश में एक चंपापुर, अभी भी भागलपुर के नाम से विकसित है, नाथनगर में, वहाँ एक चंपा नदी में भगवान शिव स्नान कर रहे थे, जिसकी जटा से 5 रेखाएं बाल टूट कर गिर जाती हैं, जिससे उनकी 5 मनसा पुत्रियाँ पैदा होती हैं। चूँकि ये कहानी बहुत लंबा है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाह रहा हूँ, तो ये बेसिकली एक नारी सशक्तिकरण को लेकर के इसकी कहानी है, जो दर्शाती है कि उस समय आज ही नहीं नारी सशक्तिकरण चल रही है, हमारे बिहार में बरसों से ये चलती आ रही है। किस तरह से बिहुला ने अपने पति बाला लखेंद्र को वापस लाया, क्योंकि ये जो मनसा, शिव की मनसा जो पुत्रियां थीं, ये चाहते थे कि पृथ्वी लोक में हमारी भी पूजा हो। इसको ये प्रस्ताव लेकर के भगवान शिव के पास जाते हैं, और शिव जी कहते हैं कि जो हमारे पृथ्वी लोक पे एक बहुत ही बड़ा भक्त है चांदो सौदागर, वो अगर आपकी पूजा करते हैं तो पूरे पृथ्वी पे आपकी पूजा होगी। क्या बात है। लेकिन वो चांदो सौदागर जो उसमें डिनाई कर देते हैं, नहीं मानते हैं। अच्छा। इस कारण से लेकर के ये उनके साथ बहुत ही उनके पुत्रों को डुबा देते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं। लास्टली बोलते हैं कि उसके लास्ट जो पुत्र थे बाला लखेंद्र, उनको फर्स्ट नाइट में ही, शादी के फर्स्ट नाइट में ही डस लेते हैं। तो उसी को जिलाने के लिए बिहुला जो है अपने पति को वापस लाने के लिए बहुत सारी परेशानियां झेलते हुए उनको वापस लाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बेसिकली नारी सशक्तिकरण पे क्या बात है। और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि पर्टिकुलर आप इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये बनती कैसे। जैसे मधुबनी के बारे में हम समझते हैं कि कोई आप लाइन खींच रहे हैं, और अगर किसी पेंटिंग में लाइन नहीं है तो उसको आप मधुबनी पेंटिंग नहीं कहेंगे। तो लाइन का महत्व है, इसमें किस चीज़ का महत्व है? देखिए, हर एक जितने भी आर्ट बनते हैं, सबसे पहले तो इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो लाइन्स ही होते हैं, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलरली लीजिए मधुबनी, ये भी इसको और सब अलग करते, और सब पेंटिंगों से अलग करते, और सब फोक आर्ट से अलग करते हैं इनकी कलर्स। अच्छा। कलर इसका मेन है, इसमें 3 कलर का ही उपयोग होता है। अच्छा। और जैसे मधुबनी की बारीकियाँ होती हैं, उसमें बॉर्डर का इम्पोर्टेंस है, उसी तरह इसमें भी बॉर्डर्स का इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसमें भी बॉर्डर्स जो है कुछ लिमिटेशंस में होते हैं। बेलपत्र होती हैं, आप देख सकते हैं इसमें बेलपत्र हैं, लहरिया है, पानी को डिपेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़। लेकिन जितने भी चीज़ आप बना रहे हैं, जो भी आपका फोक स्टाइल है, जो इसकी एक खास किस्म से इसकी चेहरा बनती हैं, आंखें बड़ी होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसकी कलर ही है। कलर है। क्या बात है। और चाइल्ड आर्ट के बारे में भी आप बता रहे थे, चाइल्ड आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो हम चाहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में आप पहले बताइए, क्योंकि कुछ आपके हम नमूने भी हमने अपने स्टूडियो में रखे हैं, और हमारे दर्शक भी लगातार जो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में ज़रूर जानना चाहें, क्योंकि कार्यक्रम के शुरुआत में ही उनकी नज़र ज़रूर इन नमूनों पर पड़ी होगी। यस सर, बताना चाहूँगा, मूर्त से अमूर्त की और जाने के लिए पहले आपको मूर्त को समझना पड़ेगा। मूर्त यानी कि रियलिस्टिक। मुझे प्रोवर्ब बहुत ही अट्रैक्ट करता है। जैसे अमूमन आप आते जाते देखेंगे कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो मुझे बहुत प्रेरित करता है। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी गांधीयन थॉट्स के लेक्चरर रह चुके थे, तो उनको वो गांधी विचार विभाग से थे और गांधी विचारधारा को बहुत जानते थे, चाहते थे। जैसे अब कभी मार्केट में गुजरते हुए हमने देख लिया कि फटे पुराने नोट बदले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप नोट तो बदल सकते हैं, और नोट को एक तरह से गांधी जी के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि नोट में गांधी जी की तस्वीरें होती हैं, लेकिन व्हाट अबाउट गांधी जी के आइडियोलॉजी, तो आप उसको कैसे एब्स्ट्रैक्शन में ला सकते हैं। जैसे अभी मैं गांधी जी पे बहुत सारे काम कर रहा हूँ, गांधी विचार पे, अभी डिजिटलाइजेशन को लेकर काम किया, ये सारी पेंटिंग मेरी डिजिटलाइजेशन को लेकर के है, किस तरह से सोसाइटी से गांधी आइडियोलॉजी गायब होते चला जा रहा है। नहीं, इसको डिजिटल फॉर्म आ चुका है, चूंकि नोट होती थी तो नोट में गांधी जी का चित्र होता था, लेकिन अब चूंकि डिजिटल समय आ चुका है तो डिजिटल रूप में मतलब गांधी जी नहीं दिखते हैं। आपका कहने का मतलब, लेकिन गांधी जी के थॉट कहीं नहीं गए, वो सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं। बिल्कुल, और उसको जिंदा रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और सुनील जी, ये चाइल्ड आर्ट के बारे में हमें बताइए, क्योंकि चाइल्ड आर्ट बनाने के लिए एक हमें
अपनी मानसिकता बदलनी होती है, बच्चों के बारे में सोचना होता है, बच्चों की तरह सोचना होता है। तो चाइल्ड आर्ट आखिर है क्या, क्योंकि बहुत लोगों में अभाव है इसकी जानकारी के बारे में। बिल्कुल। तो चाइल्ड आर्ट के बारे में हमारे दर्शकों को जी, जानकारी ये दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है कि हमें बच्चों की मनोभावना को समझना, मनोवृत्ति की समझना कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। मैं बीएफए करने के बाद 2002 मेरा बैच था। 2003 में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना ज्वाइन किया। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें आर्ट को बहुत ही महत्व दिया जाता है, जिसमें हमने सीखा, मैं बीएफए करने के बाद में सीखा हूँ कि असल में आर्ट क्या होता है, वो स्कूल में जा कर के, बच्चों के बीच में रह कर के। बच्चों में किसी भी तरह की डर भाव नहीं रहता है। जी। हम लोग कलर को सिंबलाइज करते हैं कि रेड इज़ अ सिंबल ऑफ लव और समथिंग समथिंग, बट इवन रेड ऑल्सो कैन बी सेड, मतलब लाल रंग को भी हम उदास समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है लाल रंग आपके लिए बहुत खुशी प्रदान करता है। आपको रोज़ कोई रेड रोज़ देता है तो आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं रेड खून देख करके डर जाता हूँ। वही लाल डेंजर का भी एक सिंबल होता symbol है, है। खतरा का भी। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में से आया। बच्चे आप देखेंगे बहुत ही फ्रीली होकर के काम करते हैं। आप देखे होंगे बच्चे अमूमन डूडलिंग करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें चाइल्ड आर्ट में आते हैं। चलिए, अगर हम तमाम आर्ट्स की अगर बारीकियों पर नज़र डालें तो ख़ास तौर पर किस तरह के रंगों का इस्तेमाल होता है, किस तरह के ब्रश का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे नए कलाकार होंगे, ज़रूर जानना चाहेंगे कि किसी भी चित्रकारी के लिए रंगों का क्या इम्पोर्टेंस है और साथ में ब्रशेस का क्या इम्पोर्टेंस है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है, अगर आप बहुत फाइन काम कर रहे हैं, जिस तरह के फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट में होता है, उसमें बहुत ही बारीकियाँ होती हैं, तो ऑब्वियसली आप मोटे ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, पतले ब्रश यूज़ करेंगे। और कलर्स की बात होती है, वो सरफेस पे डिपेंड करता है कि अगर आप कैनवस पे काम कर रहे हैं तो एक्रेलिक ऑयल काम कर सकते हैं। अगर आप किसी वाटर मीडियम पे काम कर रहे हैं, पेपर पे काम कर रहे हैं, तो वाटर मीडियम किसी भी कलर से काम कर सकते हैं। जी, तो मैं जानना चाहूँगी जो मंजूषा पेंटिंग आप बनाते हैं, इसमें किस तरह का कलर का प्रयोग करते हैं? वाटर कलर होता है, एक्रेलिक होता है या फिर स्केच पेन? क्योंकि दर्शकों को पता चले कि आखिर मंजूषा पेंटिंग अगर बनाना है तो क्या कुछ आपके पास वस्तु होना चाहिए जिससे आप बना सके। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने पेंटिंग जो आपको दिखाया, ये हैंडमेड पेपर पे है और एक्रेलिक कलर से है। फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का डेंसिटी एक ही जैसा होता है, क्योंकि ये छूटता नहीं है तो ये फिक्स हो जाता है। आप पोस्टर कलर से करने में क्या होता है, वो छूट जाता है। कैनवास पे कर रहे हैं तो एक्रेलिक आजकल तो बहुत ही अच्छा मीडियम आ गया है, और एक्रेलिक से ही अच्छा रहता है। बिल्कुल। अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, बहुत सारे कलाकार जब भी किसी कला को प्रदर्शित करते हैं तो कोई ना कोई उनके मन में एक विचार होता है और उस विचार को ही वो अपने दर्शकों के सामने उभारने का प्रयास करते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। चित्रकार के रूप में क्या आपका विचार है और आपके चित्रों में आप किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, दर्शाते हैं? मेरी जो चित्र होती है, मैं इसमें अभी तो मैं जो फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, गांधी की आइडियोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। और चूँकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जहाँ लोग हर फेस्टिवल्स को जीते हैं, जहाँ की कल्चर, फेस्टिवल्स, ये सारी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कभी कभी मैं मिस भी करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, यादों को लेकर के मैं काम करता हूँ। जैसे फेस्टिवल्स हो गए, और फिर आज के थॉट्स, आज की जनरेशन के लोग किस तरह से फेस्टिवल्स को देखते हैं, वो सारी चीज़ को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, प्रोवर्ब्स को लेकर के। जैसे अगर हम गांधी पे ही पेंटिंग करते हैं तो गांधी को भी लेकर के बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, जैसे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। इसको हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्शन में लाते हैं, ये सारी चीज़ पे थोड़ा सा काम करना होता है, कुछ पढ़ना होता है, कुछ लिखना होता है। उसके बाद जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, थोड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसे मंजूषा पेंटिंग पे आप फोकस करते हैं, मधुबनी पेंटिंग हो गई, काफ़ी आगे निकल चुकी है, देश विदेश में इसकी पहचान हो गई है। टिकुली आर्ट भी अब इसे सराहा जा रहा है, मंजूषा कहीं ना कहीं पीछे रह गई है थोड़ा। तो आप क्या मतलब कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि लोग कैसे इसके बारे में जानें और कैसे मतलब हम इसे जागरूक कर सके लोगों के समक्ष कि लोग इसको बनाना अपना मतलब सबसे ज़्यादा इसे पे ध्यान दें। दिलचस्पी बढ़ जाए लोगों की। दिलचस्प बढ़े लोगों का। जी, मैं नहीं समझता हूँ कि, चूँकि मैं एक मंजूषा आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मंजूषा कहीं से भी
और पीछे किसी है। और आर्ट फॉर्म से जी, पीछे बिल्कुल। है। लेकिन हाँ, ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि इसको और अभी फलने फूलने की ज़रूरत है बिल्कुल। और इसको विकसित करने की ज़रूरत है। इसमें हम चाहेंगे कि सभी लोग आगे आएँ, इनको एक्सेप्ट करें और इसके बारे में जानें। इसको स्कूली शिक्षा में भी कैसे ला सकते हैं, बच्चों के सामने कैसे ला सकते हैं, ये इस पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हम लोग के स्कूल में एक पाठ्यक्रम में मंजूषा कला भी है हमारे स्कूल में, तो इससे क्या होता है कि बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे जानते हैं और ये बातें फैलते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेगा। चलिए सुनील जी, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में आपने हमारे दर्शकों को न सिर्फ तमाम बातें बताई बल्कि मंजूषा पेंटिंग के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया। हमें लगता है कि बिहार बिहान के तमाम दर्शक काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे कि मंजूषा पेंटिंग वाकई में कैसी होती है, इसकी कहानी क्या है। बिल्कुल, इसकी कहानी क्या है, इसका विचार क्या है। तो इसके साथ साथ सुनील जी, आपने हमें ये भी बताया कि किस तरह के रंगों का, कलर का इस्तेमाल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार बिहान में आने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों तक इतनी अच्छी जानकारी पहुँचाने के लिए। हमारे बिहार के बारे में अगर लोगों को बताना हो और लोगों के बीच में इसको प्रस्तुत करना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम जानती हो क्या है? संगीत। बिल्कुल, देश विदेश सभी जगह हमारे हाँ, संगीत को सुना जाता है। और हमारे लोकगीत, खास तौर पर हमारे लोकगीतों की बात करें तो कहा जाए कि हमारे जो संस्कृति संस्कार लोकगीत है इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमारे दिलों में बहुत बसती है हमारे बिहार की संस्कृति और हमारे तमाम दर्शक जरूर चाहेंगे कि बिहार बिहार में कुछ ऐसे गीत संगीत का माहौल हम लोग बनाएं ताकि उनका जो दिन है वो खुशनुमा बीते। और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ लोकगीत गायिका है, भोजपुरी और मगही खास तौर पर गाती हैं और इनका स्वागत करते हैं बिहार बिहार में रेणु कुमारी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार मैम। जी मैम, हम सवाल जवाब तो करते ही रहेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने सुना आप चैती, झूमर, कजरी ये सब गाती हैं, सावन का महीना है, तो क्यों ना हम इस कार्यक्रम की शुरुआत है आपकी एक मधुर आवाज एक सॉन्ग से करें। तो आप एक सावन के महीने में एक सॉन्ग सुना दीजिए हमारे दर्शकों को और सुबह हमारी खुशनुमा बना दीजिए। जी जी, बहुत बहुत अर्पिता एंड दिव्या, आप लोगों का बहुत बहुत आभार जी, जो आपने मुझे बिहार बिहान कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार। और हमारे बिहार बिहान के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। और अभी चूँकि सावन का महीना चल रहा है और हमारे संस्कृति में पारंपरिक चीज़ों में जो है वो सावन महीने का विशेष महत्व होता है और इसमें विशेष तौर पे भगवान शिव की पूजा जो है ना पूरे महीने बड़े धूमधाम से चलता है। कांवड़ यात्रा भी चलती रहती है और इस सावन महीने में चूँकि आज अभी सुबह सुबह का सुबह की समय है, बेला है, हाँ। तो सबसे पहले एक भजन, शिव विवाह मतलब भजन, हाँ भजन, शिव भजन से मैं अपनी लोकगीत की शुरुआत करती हूँ। और तो सुनिए। कर्पूर गौरम करुणावतार हो, दुल्ह सरकार भोला जी। कर्पूर गौर करुणावतार हो, दुल्ह सरकार भोला जी। ससुराल चले खातिर तैयार हो, दुल्ह सरकार भोला जी। ससुराल चले खातिर तैयार हो, दुल्ह सरकार भोला जी। कानों में कुंडल गल सर्प माला, कुंडल कण कण गल सर्प माला। जटवा में शोभे गंगाधार भोला जी, भोला जटवा में शोभे गंगाधार भोला जी। ससुराल चले खातिर तैयार भोला जी। ससुराल चले खातिर
तैयार भोला जी। क्या बात है, मतलब भगवान शिव अपने ससुराल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके सज हैं धज के तैयार और देखिए सावन का बड़ा अपना महत्व है। माता पार्वती कैसे भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन व्रत करती है। बिल्कुल, तो सावन के बारे में हम और भी बातचीत करेंगे और खास तौर पर आपसे भजन भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि मैंने शुरुआत में कहा आप भोजपुरी और मगही खास तौर पर गाती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि भोजपुरी और मगही ये कैसी कला है और ये जो हमारी भाषा है और इसमें जो हमारे लोकगीत हैं इनका क्या महत्व है हमारे समाज में। भोजपुरी और मगही ये हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन में, हमारे जो हम पहनावा पोशाक हमारी रहती है, ये सारी चीज़ें हमारे लोक गीतों में प्रदर्शित रहता है। लोक गीतों के माध्यम से हम इन सब चीज़ों का बयां करते हैं। तो इन लोक गीतों में हमारी भोजपुरी भाषा का, हमारे भोजपुरी खान पान का, हमारे पर्व त्योहार का, इन सब चीज़ों में हमारे भोजपुरी मगह क्षेत्र में जिन सब चीज़ों का महत्व होता है उसमें मगही लोकगीतों में प्रदर्शित होता है। भोजपुर के क्षेत्रों में जिन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वो सब हमारे गीतों के माध्यम से और कहीं ना कहीं भोजपुरी और मगही और हमारी ये जो लोकल कल्चर है, लोकल संस्कृति है, हम सबको एक सूत्र में बांधती है। बिल्कुल। और कहते हैं ना रूट्स से अगर आप जुड़े रहे दिव्या, तो कहते हैं ना कि आप भले आसमान में पहुंच जाए लेकिन अगर आपके पैर जमीन पर हैं तो बुलंदियां असल में आप तभी छू पाते हैं। क्यों दिव्या? जी बिल्कुल अर्पिता। और मैम मैं ये भी जानना चाहूँगी या फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप कजरी, चैती, झूमर गाती हैं। सावन का महीना है, कजरी का गीत महिलाओं में खासा लोकप्रिय है, तो अगर आप चाहें तो एक कजरी का गीत भी हमारे महिलाओं के, स्पेशली हमारी महिलाओं दर्शक के लिए आप सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सावन के महीने में कजरी न गाया जाए तो अधूरा सा लगता है। बिल्कुल। तो एक पारंपरिक कजरी, प्यारा सा कजरी है, आपके बीच रख रही हूँ। पियवा गईले कोने और हो कि बनवा में मोर बोले सजनी। ये जो है कजरी बिरह का गीत है, जो पति जो है परदेश चला गया है और महिलाएं उनके याद में ये गीत गुनगुना रही हैं, मन में कल्पना कर रही हैं कि हमारे पिया परदेश हैं और वन में मोर की आवाज़ आ रही है, पपीहे की आवाज़ आ रही है, तो उनका मन प्रफुल्लित हो रहा है और उस वेद में अपने पिया जी को याद करके ये गीत गा रही हैं। पियवा गईले कोने और हो कि बनवा में मोर बोले सजनी। पियवा गईले कोने और हो कि बनवा में मोर बोले सजनी। मोर बोले सजनी हो, मोर बोले सजनी, मोर बोले सजनी हो, मोर बोले सजनी, बनवा में मोर बोले सजनी। पियवा गईले कोने और हो कि बनवा में मोर बोले सजनी। क्या बात है। पति के लिए जो पत्नी का प्रेम, या यूं कहे माता पार्वती का जो भगवान शिव के लिए प्रेम, हमें लगता है कि बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि प्रेम कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान के जीवन में। और वो प्रेम किसी भी स्वरूप में हो सकता है। वो पति पत्नी के रूप में भी हो सकता है, वो माँ बच्चे के रूप में भी हो सकता है, वो पिता पुत्र के रूप में भी हो सकता है। तो प्रेम महत्वपूर्ण है, वो किसी से भी किया जाए। और प्रेम की परिभाषा को हम और समझेंगे आपसे, आपके गीतों के माध्यम से समझेंगे। लेकिन जैसे कजरी, झूमर और इस तरह की कई विधाएँ आप जो गाती हैं, 12 मासा आप गाती हैं, गोदना गीत, इस तरह के गीतों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो अलग अलग वैरायटी है ये क्या बताती है? हमारे यहाँ लोक गीतों के माध्यम से, हमारा देश ऋतु प्रधान देश है, तो हर ऋतुओं का अलग अलग
गीतों के लोकगीत मतलब पारंपरिक पूर्वजों से चले आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज गाते थे, हमारी दादी नानियाँ जो गीत जो मौसम हमारे बीच आया उस मौसम का गीत निकल के आता था, तो वो लोकगीत, पारंपरिक लोकगीत वो आज तक चले आ रहे हैं। तो हमारे ऋतु प्रधान देश है और हम हर ऋतुओं पर आधारित लोकगीतों के माध्यम से हम सारे गीत पेश जैसा करते कि आपने बताया, आपने कजरी तो सुनाई, उसमें यानी कि हमें ये समझ आया कि हर गीत के पीछे एक कहानी है। बिल्कुल, हर गीत में एक स्टोरी है जो बताया जाता है, जो व्यक्त किया जाता है। जैसे एक महिला अपने पति के लिए गा रही है, तो अगर आप ऐसे ही कुछ स्टोरी हमें अपने बारे में आप बताना चाहें, आपकी कोई यादें ऐसे जुड़ी हुई हैं किसी गाने को लेकर, किसी और फिर गीत को लेकर, साथ में वो गाना भी गुनगुना दीजिए। गुनगुना दीजिए। हमारी मतलब ये लोकगीतों में मेरी रुचि जो है, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से तरफ इस क्षेत्र में मतलब लगाव रहा है। और जब छोटी थी तो उस समय रेडियो का बहुत प्रचलन था, दूरदर्शन वगैरह उतना चलता नहीं था, रेडियो का बहुत प्रचलन था और गांव घर घर में रेडियो सुने जाते थे। रेडियो से जब लोकगीत प्रसारित होते थे तो मुझे ये लगता था कि काश मैं भी एक दिन बड़ी होकर रेडियो में गाने जाऊंगी। तो उस समय से मुझे लोकगीत के प्रति लगाव रहा और जैसे बड़ी हुई, स्कूल के कार्यक्रमों में, कॉलेज के कार्यक्रमों में, फिर आगे चल के मैं इससे लोकगीत की शिक्षा थोड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि रेडियो के बारे में मुझे पता चला कि इसमें हर समसामयिक गीत चलते हैं। जिस समय आपकी बुकिंग होगी उस समय जो मौसम चल रहा होगा उसी मौसम का गीत गाना होगा। तो इसकी थोड़ी सी मुझे शिक्षा लेनी पड़ी। हमारे गुरु थे जो अब नहीं रहे, गुजर चुके, विष्णु प्रसाद सिन्हा जी, जो हमारे रेडियो के पेक्स थे, और उन्हों से मैंने लोकगीत की जो है वो बृहत जो हमारे 16 संस्कार है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे गीतों की मतलब शिक्षा ली और उसका कलेक्शन किया और तब मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल आगे बढ़ी। बिल्कुल उन्हीं कलेक्शंस में से एक कलेक्शन हमारे दर्शकों के सामने आप प्रस्तुत कर दीजिए और हो सके तो मगही के इस बार सुनाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे मतलब शादी ब्याह में झूमर गाए जाते हैं। जी जी। शादी ब्याह में हंसी मजाक के तौर पे ननद भौजाई के रिश्ते को दर्शाता है, सास बहू के रिश्ते को दर्शाता है। तो उस माहौल में एक हंसी मजाक का गीत रहता है जिसको हम लोग झूमर बोलते हैं। तो उस झूमर की एक दो लाइनें मैं सुनाना चाह रही हूँ। ननदी से हो गई लड़ाई बलम कजरोटा के पीछे, ननदी से हो गई लड़ाई बलम कजरोटा के पीछे। ई कजरोटा हम नैहर से लैली, ई कजरोटा हम नैहर से लैली, अचरा में लैली विदाई बलम कजरोटा के पीछे। ननदी से हो गई लड़ाई बलम कजरोटा के पीछे। क्या बात है, क्या बात। मैम अगर इसकी आगे की कहानी भी हम समझे कि एक कजरौटा के लिए पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और झूमर गीत के जरिए आपने इसको बयां किया है, आगे इसमें क्या पंक्तियां हैं मैं जरूर सुनना चाहूंगी, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ और पंक्तियां इसकी जरूर सुनाएं। ये कजरोटा वो भौजाई जो है वो समझा रही है कि ये कजरोटा मैं ननद रानी को नहीं दूंगी, और ननद रानी जिद कर रही हैं कि हम ये कजरोटा भाभी से लेके रहेंगे। क्या बात। तो वो बोली ये मेरा नैहर से मिला हुआ सनेस है, मैं इसे कैसे दे दूं। जैसा कि मैंने कहा हर गीत के पीछे एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। और तो ये दोनों में वो गीत संगीत के माध्यम से दोनों में झगड़ा होता है, नोक झोंक हाँ चल रहा है, और एक हमारे पारिवारिक जीवन का एक हिस्सा भी है। हाँ, हिस्सा भी नोक है। झोंक प्यार की निशानी है। जी, जी बिल्कुल। आगे की पंक्ति। लागे पिया मोरे सैया नजरिया, लागे पिया मोरे सैया नजरिया,
कैसे लगाइब कजरवा बलम कजरोटा के पीछे ननदी ले जाई है कजरोटा न बलम कजरोटा के पीछे। अगर ये कजरोटा मेरी ननद रानी ले जाते हैं तो मुझे नज़र लगती है, उसके लिए मैं काजल लगाती हूँ, तो मैं ये कैसे दे दूँ? क्या बात है, क्या बात। देखिए आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया अपने इस गीत के माध्यम से, झूमर के माध्यम से, कि हमारे पारिवारिक रिश्ते कितने अनमोल होते हैं और इनको संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे ही नोकझोंक हम और समझेंगे कि हमारे लोकगीतों में कैसे बयां होता है। लेकिन चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि सावन का महीना है और सावन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। देखिए चौथी सोमवारी भी बीत गई है, पांचवी सोमवारी आने वाली है, तो क्यों ना प्रभु शंकर माँ पार्वती से जुड़ा कोई एक और भजन आप सुना दे प्लीज। बिल्कुल। एक बड़ा ही प्यारा सा माँ पार्वती और भोले शंकर को समर्पित एक गीत है। ये क्या लाइन है? जी जी बिल्कुल। थोड़ा सा बोलिए आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। समय लगता है क्योंकि हमारे जो सिंगर हैं, आप खुद सोचिए, आप 1000 गाना अपने दिमाग में आप लेकर घूमते हैं, तो लिरिक्स इधर उधर हो जाती है। कोई बात नहीं है, हमारी जो मैम है ऐसे भी पारंगत है अपने इन सिंगिंग कलाओं में। बात कर रहे थे सावन के बारे में, लोकगीतों के बारे में और खास तौर पर भजन सुन रहे थे, तो रेणु जी क्यों ना एक प्यारा सा भजन हो जाए भगवान शिव माँ पार्वती से जुड़ा। जी जी, वो प्यारा सा भजन है जिसको नचारी विधा में नचारी कहते हैं, और आइए हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। फूल सन सुंदर गोरी, पान सन पातर गौरी, फूल सन सुंदर गोरी, पान सन पातर गौरी, किया हो रमा निहुरी निहुरी फुलवा लोढ़ल रे की, किया हो रमा निहुरी निहुरी फुलवा लोढ़ल रे की, तोरबई में आक के पाती खोटबई जे अपने हाथे, तोरबई में बेल के पाती लिखबई जे अपने हाथे, किया हो रमा लिख लिख भोला के चढ़ाए बरे की। बहुत खूब मैम, आपने सावन में पूरा माहौल कर दिया है। सावन के इस महीने में इतनी प्यारी आवाज़, इतनी सुबह में हमें इतनी प्यारी आवाज़ सुनी है, हमारी सुबह खुशनुमा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस बिहार बिहान के कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो फिर अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि आज का ये सेगमेंट यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इसके बाद आपको कहीं जाना नहीं है। आगे और भी कई कार्यक्रम हैं जो हम आपके लिए खास लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं तो अभी बिहार बिहान खत्म होने के बाद 9 बजे आप न्यू इंडिया देख सकते हैं। यानी कि न्यू इंडिया में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं गरीब कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसके बाद आप माटी की गूंज 9:30 बजे देख सकते हैं, जिसमें लोकगीत जैसे कार्यक्रम, लोकगीत जैसी बातों की जाएगी। वहीं आप 12 बजे खुला आकाश देख सकते हैं और फिर 1:30 बजे आप खान पान से जुड़े कार्यक्रम को देख सकते हैं, जिसमें खाने की रेसिपी के बारे में चटकीले अंदाज में आपको दिखाया जाएगा।
बिल्कुल दिव्या, और इसके साथ ही हमारे तमाम दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे और वो हमें ज़रूर लिखना चाहेंगे। तो इसके लिए दर्शक हमारा पता जल्दी से नोट कर ले। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, और हमारा पिन कोड है 800001। हमारे दर्शक हमें मेल के ज़रिए भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए भी हमारा मेल एड्रेस नोट कर लीजिए, director@gmail.com। तो दिव्या, दर्शकों तक हमने इतनी प्यारी प्यारी बातें पहुंचाई हैं और दर्शकों के मन में जो प्यारी प्यारी बातें होंगी और सवाल होंगे, हमें उम्मीद है कि वो जरूर हमें लिख कर भेजेंगे। मेल करें और लिख कर बताएं आपको प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा, वो भी आपको बताना आवश्यक है एकदम। हमें बिल्कुल जानकारी दीजिए ताकि हम आपके लिए सुधार कर सके और नई चीजें ला सके। नमस्कार। नमस्कार।